नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। ईडी का वर्कलोड अचानक बढ़ गया है। सीबीआई भी काम के दबाव में हाँफ रही है। देश के कई टॉप नेताओं की कुंडली खंगालने का काम आसान तो होता ही नहीं, और इस बार नंबर लगा है लालू यादव का। ईडी ने लालू और करीबियों के कई ठिकानों पर दबिश दी। 20 साल बाद ईडी और सीबीआई सभी जाग गई हैं। शनि की वो कौन सी साढ़े साती है जो लालू यादव की सियासत पर कुंडली मारे बैठी है? इस सवाल का जवाब प्रकांड से प्रकांड ज्योतिषी भी शायद ही दे सकें। किडनी बदलवाकर लालू देश लौटे थे, परिवार गदगद। लालू के चहेते खुशी के सातवें आसमान पर। चारा घोटाले के तमाम मामलों में भले ही मुजरिम ठहराए गए, लेकिन जमानत की राहत से थोड़े दिन चैन से गुजार रहे लालू के लिए सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे। ईडी ने झपट्टा मार दिया। सवाल जवाब का दौर चल रहा था, और अब तो दिल्ली से बिहार तक ईडी इतना सुपर एक्टिव हुआ कि लालू और करीबियों के 15 ठिकानों पर मार दिए छापे। लैंड फॉर जॉब यानी रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का ये मामला है। कहानी पुरानी है, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आया जब बिहार में सत्ता जाने का मलाल झेल रही बीजेपी अब 24 के आम चुनाव की तैयारी में है। ऐसे में लालू पर अचानक सीबीआई और ईडी की सख्ती ने आरजेडी को सकते में डाल दिया है। साहब, कोई नहीं आया परमानेंट रूरल बन करके। किसी का शासन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आपने इन एजेंसीज को जिस जगह पहुंचा दिया है, कल कोई आपके छत पे जाके बैठेंगे, आपके दरवाजे पे दस्तक देंगे, तब भी हमें दुख होगा। लेकिन ये हमेशा स्मरण रखिएगा, इस परिस्थिति तक लाने का काम आपने किया। अपनी इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया है। अभी इलाज करा के एक व्यक्ति लौटा, आपको इतनी संवेदनशीलता नहीं। बंद किए हुए केस को खुलवाते हो सिर्फ इसलिए कि बिहार की सरकार जाने की टीस नहीं जाए। लालू अभी दिल्ली में बिटिया मीसा के घर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उम्र और स्वास्थ्य दोनों की स्थिति ऐसे है जिसने समर्थकों के लिए शेर का दर्जा रखने वाले लालू को बचाव के लायक भी नहीं छोड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये सब सिर्फ ट्रेलर है? जाहिर है जवाब के लिए वक्त का इंतजार किया जा सकता है। एपीएन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक बहस फिर से चल पड़ी है। तोता पिंजड़े में है या फिर आजाद? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ईडी हो या सीबीआई, निशाने पर हमेशा विपक्षी दल के नेता ही क्यों होते हैं। सिसोदिया पर शिकंजा, सत्येंद्र जैन पर नकेल, लपेटे में लालू, कटघरे में कविता। ये लिस्ट जितनी चाहे बढ़ सकती है अगर दूसरे छोटे मोटे मामलों को शामिल कर लें। ये इशारा करती है कि देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई हो या ईडी, दोनों पर वर्कलोड कितना बढ़ गया है। सारे केस हाई प्रोफाइल, जिसमें रफी इधर उधर हुआ तो बात का बतंगड़ और तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगेगी। राजनीति के दबाव में ड्यूटी की डिमांड ऐसी कि हालत पतली। कुछ यही है इन दिनों सीबीआई और ईडी की राम कहानी। सवाल ये भी है कि जब देश भारत जैसा विशाल हो, जो आबादी के लिहाज से कभी भी चीन को पछाड़ सकता है, वहाँ एक दो एजेंसियों की बदौलत ऐसे सेंसेशनल केसेस की जांच, और वो भी एक वक्त में मैनेज करना कितना आसान है। दबाव सिर्फ काम का ही नहीं, राजनीति का भी है। विपक्ष की माने तो ये सब आम चुनाव 2024 की तैयारी का हिस्सा है। चुनाव से पहले सत्ताधारी दल की चाल का मोहरा, सियासी शतरंज की बिसात पर बिहार से लेकर यूपी और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, कोई भी राज्य अछूता नहीं। यूपी में भी झांकी दिख गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। पीएम को लिखे गए पत्र पर पाठक ने सवाल दाग दिए। 9 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, पीएम से गुहार लगाई थी, जांच एजेंसियां हमें फंसा रही हैं। इन 9 नेताओं में अखिलेश भी थे। पाठक ने इस खत को खारिज कर दिया और कह दिया कि सपा ने अब तक किया ही क्या भ्रष्टाचार के सिवा। रिवर फ्रंट घोटाले से लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा,
सभी जगह पर जमीनों के घपले, राशन से लेकर खनन, सारी फाइलें ब्रजेश पाठक ने खोल दी। फिर सवाल ये भी है कि जब सारी फाइलें सरकार के पास हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हमें सीबीआई से बचाओ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, दिल्ली में आपके नंबरता सिसोदिया, बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता के करीबी नेता में आप नेता भगवंत मान, जम्मू कश्मीर में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे। पीएम को पत्र लिखने वाले विपक्षी नेताओं की ये लिस्ट बताती है कि जांच एजेंसियों को लेकर आखिर विपक्ष इतना भड़का हुआ क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी कह रही है कि गुनाह करके कहां जाओगे गालिब। इससे पहले विपक्षी नेताओं ने पत्र में लिखा है कि उनके सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का घोर दुरुपयोग यह दर्शाता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुश तंत्र में बदल गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों का दुरुपयोग चुनावी मैदान के बाहर हिसाब बराबर करने के लिए किया जाना निंदनीय है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले ये नेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। जांच एजेंसियां कानूनी कार्रवाई का पालन कर रही हैं। विपक्ष खुद को बचाने के लिए जांच एजेंसियों के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। सिसोदिया पर शिकंजा, सत्येंद्र जैन पर नकेल, लपेटे में लालू, कटघरे में कविता, यूपी में भी झांकी दिखने लगी है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शाही जी आपका। हमारे साथ संगीता शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता सपा, बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी। और हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर वेद भूषण जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वेद भूषण जी। जोशी जी, सीबीआई और ईडी की रेड जहां पड़ रही है उसमें अधिकतर सत्ताधारी लोग हैं। सपा मुखिया अपने आप को उस कतार में क्यों देखते हैं? क्या आपको भी कोई अंदेशा है क्या? देखिए, जब से 2014 में योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार बनी है, एक ट्रेंड सा चल गया है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये तीनों निकल पड़ते हैं विपक्ष के लोगों की छवि को खराब करने के लिए, चुनी हुई जो संवैधानिक सरकार है उनको गिराने के लिए, और इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार बनाने के लिए। ये क्रम अभी और बढ़ने वाला है 2014 के चुनाव तक, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि देश का मूड इनके प्रति अब बदल रहा है। खासतौर पे मैनपुरी और खतौली के चुनाव ने ये बताने का काम करा। और जहाँ जहाँ भी छत्रप है, स्थानीय छत्रप है, और वहाँ के जो उनके लोगों में पकड़ है, जनता का प्यार है, वो बता रहा है कि इस बार ये आने वाले हैं नहीं। और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता साथी यहाँ पर है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, तो लेकिन एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। प्रवक्ता तो नहीं है लेकिन साथी तो जरूर है। एक मिनट का बचा। मनीष सिसोदिया जी जेल में है क्योंकि उनके घर पे, ना तो दिल्ली वाले घर पे, ना उनके पैतृक घर उत्तर प्रदेश में कोई धन नहीं मिला। लेकिन कर्नाटक के विधायक के बेटे के यहाँ धन मिलता है। आपको पता है कि कुछ मिला है कि नहीं मिला? जोशी जी, आपको पता है कुछ मिला है या नहीं मिला है? इसकी तो जानकारी हो जाती है। धन कुछ नहीं मिल पाया, अब तक कोई धन की बरामदी नहीं हो पाई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कर्नाटक में जो विधायक के पुत्र थे उसको उसी दिन जमानत मिल जाती है, क्योंकि वो विधायक भारतीय जनता। चलिए ठीक है, आपने आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बात उठाई है, तो आम आदमी पार्टी के लिए तो संगीता शर्मा जी से हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन शाही जी, सपा प्रमुख यदि केंद्रीय एजेंसियों के संभावित जांच को लेकर चिंतित हैं, तो ये तो सीधे योगी जी की कानून व्यवस्था को चुनौती है। योगी जी के सत्ता में रहते और उनकी पुलिस के होते केंद्रीय एजेंसियों की क्या जरूरत पड़ेगी भला? ये लाख टके का सवाल है आपका, बहुत ही शानदार, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए मुझे, मैं उसको विश्लेषण करके आपको बताना चाहता हूँ। देखिए,
क्यों डर रहे हैं? अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में, आपने सवाल किया पहले कि सत्ता पक्ष जहां जहां है वहां वहां पड़ रहा है, आप तो विपक्ष में हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी, याद होगा पीछे जब यूपीए सरकार थी, परमाणु प्रसार संधि हुई थी, उस समय सरकार गिरने की स्थिति में थी, वामपंथियों ने खींच लिया था अपना समर्थन। अमर सिंह जी इन लोगों को लेकर गए और समर्थन इस शर्त पर वापस हुआ कि समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया कि हमारे 8 से अधिक संपत्ति की जो सीबीआई जांच चल रही है उसको बंद कर दिया जाए। वहां खेल कर दिया इन लोगों ने, लेकिन वो मामला कोर्ट में पहुंच चुका था। अब कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले उसको चालू कर दिया है फिर से, ये हम लोगों ने नहीं किया। अब ये कहेंगे कि कोर्ट भी जो है बिका हुआ है, राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर कह ही रहे हैं कि न्याय व्यवस्था खत्म हो गई है। कोर्ट ने इसको चालू किया। यहाँ पर अखिलेश जी क्या माइनिंग घोटाले की जांच चल रही है। एक बाबू पकड़ा जाता है, उसके यहाँ 2 करोड़ रुपया नगद, 2 किलो सोना पकड़ा जाता है। चंद्रकला जी इनकी IAS अफसर थी, उनकी गिरफ्तारी होती है। 24 टेंडर की जांच हो रही है जो गलत था, जिसमें अखिलेश यादव जी भी थे। और गायत्री मंत्र तो इन लोगों ने इतना जपा कि मतलब वो पूरा समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के ब्रह्मांड में पूरा गुंजायमान है आज तक वो। तो ये डर इनको इसलिए है कि आज सारी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। जांच होने दीजिए। अगर विपक्षी एक लाइन और बोलूंगा, जो विपक्षी 9 लोगों ने जो चिट्ठी लिखा था उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए सर्वश्रेष्ठ है और सब फारूक अब्दुल्ला जी, 113 करोड़ रुपए का क्रिकेट घोटाला उनके जिम्मे है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसकी जांच चल रही है। दिसंबर 20 में 12 करोड़ की संपत्ति भी उनकी जब्त की गई थी। चलिए पूरी लिस्ट बनाकर आप बैठे हैं, हमें पता है शाही जी, पूरी तैयारी के साथ आप आए हैं। बीच बीच में आपसे प्रतिक्रिया हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन संगीता शर्मा जी, आप तो बड़ी ईमानदारी के आप लोग वही बात करते थे, ईमानदारी के दम पर ही आपने दिल्ली की सत्ता कब्जाई, और आपके नेता राघव कह रहे थे कि भाई जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, लेकिन अभी तक दूर दूर तक ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं मैम। देखिए रेशु जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और देखिए जो अभी अश्वनी शाही जी कह रहे हैं, मैं इनको याद दिलाऊंगी 2014 से पहले ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है हमारे नेताओं को फंसाने के लिए। आज शायद पूरी बीजेपी उस भाषण को भूल चुकी है और माननीय मोदी जी खुद भी भूल चुके। और देखिए जो पिंजड़े का तोता रेशु जी कहा जाता है, अरे संगीता जी सत्ता में आते ही आप भी तो पूरी कांग्रेस सरकार को जेल भेजने का दावा कर रहे थे ना, लेकिन अब तो आप ही लोग जेल जा रहे हैं। अब तो आप ही लोग जेल जा रहे हैं ना। उस पर भी आऊंगी, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं उस पर भी आऊंगी, आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगी। देखिए एक लंबी सी लिस्ट होती है, बीजेपी का एक ही नारा है, बीजेपी के साथ रहें, या तो बीजेपी के साथ सरकार बनाएं या फिर बीजेपी को अपनी सरकार में शामिल कर लें। अगर इनमें से कोई 3 काम नहीं होते हैं तो वहाँ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। देखिए बहुत लंबी लिस्ट है रेशु जी। शुभेंदु अधिकारी, आज जो सादा चिट फंड के बड़ा घोटाला हुआ उसकी फाइल कहाँ है? ठीक है मैडम। संगीता जी आप भी बहुत लंबी लिस्ट लेके बैठी हैं, शाही जी भी बहुत लंबी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। संगीता जी सुन लीजिए, संगीता जी आप, मुझे पता है आप तमाम लोग बड़ी लंबी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये बताइए, आप कोई दोषी खोज लें, इससे आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं। ये बात ठीक है, जो भी भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है संगीता जी, जो भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है तो क्या सबके दोष माफ हो जाएंगे? रेशु जी अपनों को बचा लो या बीजेपी में चले जाओ तो वॉशिंग पाउडर कमल आपका अपनों को बचा लो। ये बड़ी टकराई आपने बात की। शाही जी आपकी सरकार नहीं बनती है तो फिर आप विपक्ष को निशाना बनाइए, जहां आप हार जाते हैं जनता आपको मिलते और जवाब देती है तो आप विपक्ष को निशाना बनाइए। जी बिल्कुल। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा जनता भी देख रही है रेशु जी। और देखिए लोकतंत्र की अदालत में जब मुंह पे तमाचा पड़ता है ना जनता का तो कोई भाजपा का समय आ चुका है। लोकतंत्र का तमाचा बहुत जल्दी 2024 पड़ने वाला है, इसलिए इनकी बहुत अच्छा डिबेट करती है लेकिन आज क्यों बौखलाई हुई है लगाने की। आप बताइए ना अश्वनी
सोनी भाई, आप संगीता जी, 2014 के बाद ईडी संगीता जी, आप तो ऐसी ना थी भाई, सही साबित हुए, क्या हो गया आप बताइए ना, लोगों को? कितने सही साबित हुए? आप एक रेशियो देखिए ना, 3000 से अच्छा, ज्यादा आप लोगों ने अब यहाँ पर करवाए और यहाँ कितने- डिबेट हो रही है तो कितने कुछ हमको भी साबित हुए? कहने दीजिए। जोशी जी, आऊंगी मैं आपके पास। का रेट है। देखिए संगीता जी, आप थोड़ा सा सुनिए, आप ऐसा बहस नहीं करती थी, आज क्यों ऐसा बौखला रही संगीता बहन? थोड़ा सा धैर्य मैं से तो सुन लीजिए। बौखला रही हूँ, देखिए मैंने तो पहले ही जी, कहा, ईमानदार व्यक्ति ईमानदार ही रहता है। अच्छा, चलिए, जब ठीक वो है। सारी अब कार्यवाही आपके बौखलाना, सामने आएगी, शाही तो जी, सब जनता के बौखलाना सामने थोड़ा होगी। लाजमी भी है, क्योंकि अभी तो सिसोदिया जी को लेकर ही यहाँ पर चर्चा चल रही है, लेकिन ईडी ने आज संजय सिंह का भी नाम लिया है, शायद आपको पता नहीं है अभी। जी जी, पता है मुझे। ईडी ने नहीं लिया है, और ईडी के सामने सारे विधायकों पर बहुत से केस हो चुके हैं, संगीता जी, नहीं हो चुके हैं। अच्छा संगीता जी, अब थोड़ा धीरे रखिए, थोड़ा सुन लीजिए। 1 रुपया संगीता जी, थोड़ा सुन लीजिए, संगीता जी सुन लीजिए। के यहाँ से 8 करोड़ मिलता है, तो अरे संगीता जी जनता इसको भी सुन देख रही है, लीजिए, रितु जी। नहीं सुनेंगी, अब नहीं सुनेंगी। वो किसने लिया है? दिनेश अरोड़ा नाम के एक व्यक्ति ने संजय सिंह का नाम लिया है कि ये भी पार्टी का फंड जुटाते थे, तो अगर कहीं न कहीं धुआं उठा है तो आग होगी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, संगीता जी ने बहुत वो कहा, आज विपक्ष ये चाहता है रेशु जी कि एक संविधान में संशोधन किया जाए और ये कहा जाए कि भाई जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने दोषी हैं, इन किसी को न पकड़ा जाए। दूसरी बात का जवाब देता हूं, जो अभी इन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर कहा और सबका काम है, आपके चैनल से रेशु जी मैं आग्रह करता हूं ममता बनर्जी जी से, अशोक गहलोत जी से, केसीआर जी से, जगन मोहन जी से, उधर जो है स्टालिन जी से, सबसे कहता हूं कि जो भाजपा का भ्रष्टाचारी हो, आपकी पुलिस आपके पास है, आपकी एसीबी आपके पास है, आप गिरफ्तार करिए। भगवंत मान जी से भी कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई हो तो आप गिरफ्तार करो, हम आपके साथ हैं। चलिए, पुलिस की आपने बात करी, एक सेकंड सर, पुलिस की आपने बात की तो वेद भूषण जी भी लगातार हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। वेद भूषण जी, भ्रष्टाचार के मामलों में वर्षों तक जांच होती है, पूछताछ होना तो उसी का क्रम है, लेकिन जिस तरह से इन जांचों का राजनीतिकीकरण किया जाता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए रेशु जी, मैं आपकी डिबेट काफी देर से सुन रहा था। एक इंग्लिश में कहावत है, जब भैंसों के कलर के ऊपर झगड़ा हो रहा था तो ये झगड़ा होता है कि आपकी भैंस ज्यादा काले रंग की है, मेरी भैंस बिल्कुल सफेद रंग की है। भैंस के कलर पे झगड़ा नहीं है, झगड़ा इस चीज पर है कि क्या सच्चाई क्या है। अभी एक आपके प्रवक्ता बोली थी घर से कुछ नहीं मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर्डर स्कैम हुआ था, लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से आज तक भी क्लीन चिट नहीं मिली, जेल में भी रहे और बहुत सारे एलिगेशन उनके पास हैं। उनके घर से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, उनके घर से कोई बड़ी रिकवरी करोड़ों लाखों रुपए की नहीं हुई। नंबर 2, शिक्षक घोटाले के अंदर चीफ मिनिस्टर, बहुत मजबूत चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, शिक्षक घोटाले में उनके यहाँ से करोड़ों की रिकवरी नहीं हुई और वो सजा हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को बहाल रखा। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चिदम्बरम साहब, उनके घर से कोई रिकवरी नहीं, उनके घर से टमाटरों की बहुत सारे गमले मिले थे, जिन्होंने कहा था कि मेरे को एक एक गमले के अंदर करोड़ों रुपए की पैदा होती है टमाटर बेचने से। तो ये तमाम चीजें कह देना, आज इलेक्ट्रॉनिक का टाइम है, आज जो एविडेंसेज है, पहली तरह के एविडेंसेज नहीं है कि मेरे घर से रिकवरी नहीं हुई तो मैं स्पॉट फ्री हूँ। आजकल इलेक्ट्रॉनिक तमाम तरह के सीसीटीवी है, तमाम तरह की कंसल्टेशन कराने के मैकेनिज्म है, तमाम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आज की जाती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर देता हूं कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया और रिवॉल्वर मैंने समुद्र में जाकर फेंक दिया और मेरे खिलाफ क्या तभी सजा होगा जब वो रिवॉल्वर मिल जाए, क्योंकि रिवॉल्वर तो मिलेगी नहीं, समुद्र की जड़ों में चली गई। और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मेरे खिलाफ है जो मुझे फांसी तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। केवल ये कह देना कि मनीष सिसोदिया के घर से कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, ये आज के टाइम की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। बहुत तरह के एविडेंसेस उनके खिलाफ है, तमाम उन्होंने मोबाइल तोड़े हैं, सिम का प्रोक्योरमेंट किया है, उनके जो मनी ट्रायल है, आज आपको मैं आपके व्यूअर्स को बताता हूँ, जो आज ईडी ने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए एप्लीकेशन लिखी थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर 57 पेजों की थी और वो जज के सामने रखी जाती है और जज आम जज नहीं होते, वो एक स्पेशल कोर्ट के एक जज होते हैं, बहुत सीनियर जजेस को वहां पर अपॉइंट किया जाता है। वो तमाम एविडेंसेस को एग्जामिन करने के लिए
और उसके बाद में फिर अपना माइंड अप्लाई करके 10 दिन का रिमांड उन्होंने दिया है। हो सकता था 1 दिन का भी रिमांड दे देते। तो थोड़ा इन अदालतों पर विश्वास रखें। ठीक है, आपकी भैंस का रंग काला हो सकता है, उसकी 10 भैंस दिन की ज्यादा गोरी हो रिमांड सकती ईडी है, ने मांगी इस पर थी, बहस लेकिन नहीं है। 7 बहस दिन इस की चीज पर है, रिमांड क्या दी हमारी गई है। संस्थाएं और जो सिस्टम है, जब आप अपोजिशन में आ जाए, जब आप पावर में आ जाए, तब आप अपोजिशन के लिए करना। मेरे और रेशु के लिए तो अच्छा रहेगा कि आपस की लड़ाई के अंदर जो ये भ्रष्टाचार की जो चीजें हैं खत्म हो जाएंगी। जब अब आप पावर में नहीं थे। अभी आप एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया शीला दीक्षित के लिए, कितने अलग आलोक लगाए गए आम आदमी पार्टी द्वारा कि इतना बवंडर खड़ा करा गया। रॉबर्ट वडेरा के खिलाफ ऐसा करा गया जैसे कल वो आम आदमी पार्टी आती है उसको ठीक है बिल्कुल एकदम सर वेदभूषण जी, एक और सवाल मेरा आपसे कि सिसोदिया के खिलाफ जब जांच शुरू हुई थी तो हमने देखा कि उस समय आम आदमी पार्टी ने जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास था। एजेंसी जांच क्रम में कुछ बोल नहीं सकती है, इसका फायदा उठाकर नेता लोग जनता को भी भ्रमित कर ले जाते हैं। देखिए रेशु, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में मैंने तमाम जिंदगी अपनी पास की है, नौकरी भी है, रहने वाला भी यहीं का हूँ। मैंने पहली बार देखा है कि ईडी और सीबीआई की जांच के लिए एक बहुत बड़ा एक मजमा, एक बहुत बड़ा महफिल लेके जाते हैं लोग बड़े शर्म की वजह से चुपचाप धीरे से जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं। पर दिल्ली की सड़कों पर जो देखा कि पहले राजघाट पर जाकर तमाम चीजों को करना, कोसना और फिर मीलों का एक काफिला लेकर निकलना, जैसे कोई हिंदुस्तान की विजय यात्रा पर जा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये बड़ी बेशर्मी की पराकाष्ठा हो चुकी है राजनीति में कि चोरी और सीना चोरी, मतलब एक तो चोरी कर रहे हैं, सीना चोरी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। किस तरह का आप नृत्य क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी का कार्यालय और राउज एवेन्यू जहां पर ये पेश किए जाते हैं, मुश्किल से 50 गज का फासला है, पर वहां पर आप देखें ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी विजय रैली आज मनाई जा रही है। अब 10 दिन बाद फिर जब दोबारा पेश किया जाएगा, एक विजय रैली के शहीद भगत सिंह के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता, शहीद भगत सिंह हमारे देश के बहुत बड़े एक लीडर थे जिन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी की। अब किस तरह के डायलॉग इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनको जेल में मरवा दिया जाएगा, और सीएम बोलते हैं। सबसे शर्म की बात है, हमारे जो राजधानी के सीएम वो इस चीज को बोलते हैं, और ये स्टेट सब्जेक्ट है। तमाम जो गूगल करके देख लें, जेल जो है तमाम इंडिया के अंदर एक स्टेट का सब्जेक्ट है। अपनी जेल को नहीं संभाल पा रहे हैं, मतलब जेल का चौकीदार खुद कह रहा है कि मैं इस जेल को नहीं संभाल पाऊंगा। नहीं संभाल पा रहे, आप छोड़ दीजिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आके टेकअप करने के लिए तैयार है। तो ये जो और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हमें खतरा है कहीं सिसोदिया को जेल के भीतर कुछ करार ना दिया जाए। तो मतलब जिनके अंदर ये जेल आती हैं उनको यही नहीं पता है आखिरकार कि भाई हमारे सरकार के अंदर क्या कुछ आता है, क्या कुछ नहीं आता है। बेशर्मी की पराकाष्ठा है रेशमी, बिल्कुल बेशर्मी। संजय सिंह क्या बोल रहे हैं कि उनको मरवा दिया जाएगा। अब या तो कोई ना कोई अंदर का कोई घालमेल या उनकी नॉलेज है तो बताएं कि भाई ये मेरे पास ये एविडेंस है, बिना हवाई बात कर देना कि उनको मार दिया जाएगा। अरे भाई आपको किसने बताया? किसी ने फोन करके बताया? आपके पास कोई सबूत है? आप तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए, सीबीआई को बताइए, संस्थानों को बताइए, या आप खुद इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए उसकी। तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल बेशर्मी की पराकाष्ठा पर जो पॉलिटिकल पार्टी आपने पहले तो आम आदमी पार्टी कहती थी कि अगर हम भ्रष्ट हैं तो उठाकर जेल में डालो, और अब जेल में डाल दिया तो उसके बाद भी हंगामा। बहुत बहुत शुक्रिया वेदभूषण जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग किया जा रहा है, लगातार इसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। और विपक्ष का कहना है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से केंद्र सरकार इस तरह की कार्रवाई करा रही है। 4 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता शर्मा जी, पहले तो आप लोग चुनौती देते हैं कि हम भ्रष्ट हैं तो हमें उठाकर जेल में डालो, जांच होने से पहले ही कहने लगते हैं कि कुछ नहीं मिला, और जब फंस जाते हैं तो मासूम बनकर सहानुभूति बटोरने लगते हैं। आप लोग राजनीति करने आए हैं कि नुक्कड़ नाटक खेलने? रेशु जी, राजनीति कौन कर रहा है और नाटक कौन दिखा रहा है, मदारी कौन है, ये भी सारी जनता देख रही है। रेशु, हम तो जनता के लिए काम ही करने आए हैं, लेकिन उस काम को ना करने दिया जाए। जो आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी इतने कम समय में इतनी ज्यादा हो गई है, वो तो दिखाई दे रही है सबको। ये भाजपा को अच्छे से पता है। आप रेशु जी बताइए, 1000 से ज्यादा इनके विधायक और 300 से ज्यादा सांसद, आपके आधे से ज्यादा नेता तो जेल में हैं। रेशु जी उस पर कितने पॉपुलर हो रहे हैं आप दिखाई दे रहे हैं। रेशु जी, अगर भाजपा इतनी पाक साफ है और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है,
तो क्या भाजपा के सारे नेता बेदाग हैं? उस मशीन में कोई भी गंदगी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। मैंने एक लंबी लिस्ट आपको बताई, तो देखिए उनके केसों पर ताला लगा देना और सीबीआई ईडी का प्रयोग केवल विपक्ष के लिए करना, ये साफ दिखाता है कि क्या चल रहा है। और आप देखिए अभी चुनाव हुआ है मेघालय में, संगमा जी आप अमित शाह जी का भाषण सुनिएगा, सबसे ठीक है, आपकी बात से सहमत है। आपने कहा कि उनके दामन पर दाग है। आपने कहा संगीता जी आपने कहा कि उनके दामन पर दाग है, लेकिन इससे अछूते तो आप भी नहीं रहे ना। आप तो ईमानदारी का चोला ओढ़ कर आए थे। आप तो ईमानदारी का चोला ओढ़ कर आए थे ना शाही जी। जी देखिए रेशु जी, संगीता बहन कह रही है और आपने कह दिया, उसमें बार बार दोहराने की नहीं है। लगभग 40% से कट्टर ईमानदार पार्टी के 40% से ज्यादा लोग अंदर हैं। एक संदीप सिंह थे, वो महिला विकास मंत्री थे, वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में राशन कार्ड बनवा रहे थे। जितेंद्र तोमर जिसकी फर्जी डिग्री थी, और केजरीवाल जी ने कहा था मेरे बात कर लीजिए, सारी डिग्री चेक कर लीजिए, एकदम फिट है सब डिग्री फर्जी निकली गए। अब देखिए संगीता जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, क्यों आज क्यों इतनी, मतलब ये क्या है संगीता जी? पहली बार ऐसा हो रहा है आपके साथ। कहीं मैं भूल ना जाऊं फिर आपको। नहीं, नोट कर लीजिए ना, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। हम लोग 2 लोग 3 लोग हैं यहाँ। तो दूसरी बात ये है कि जिसको केजरीवाल जी ने कहा, वो सोमनाथ भारती जी को, जो अपने पति को कुत्ते से कटवा रहे थे, पत्नी को अपने, उसमें वो भी चले गए। अब शायद फिर कुछ बना दिया है जल बोर्ड का कुछ। और वही बात भगवंत मान जी अभी डर रहे बेचारे, उन्होंने तो उसी शराब नीति का जो रिन्यूअल करना था उसका फॉर्म भी हटवा दिया ऑनलाइन से, कि कहीं मैं भी न चला जाऊं, क्योंकि वही नीति वहां भी लागू है। चौथी बात मैं करना चाहूंगा, जो अरविंद केजरीवाल जी का अभी चर्चा हुई, वेदभूषण जी ने भी किया और आपने भी किया, ये कैसे पता है संजय जी को और अरविंद केजरीवाल जी को कि उनकी हत्या हो जाएगी वहां? यानी कि कोई कंस्पिरेसी आप लोग नहीं रच रहे हैं कि कुछ राजदार है। मनीष जी कभी सत्येंद्र जैन के लिए नहीं कहा ये बात, वो पोस्को एक्ट के उस क्रिमिनल से मसाज करा रहे थे, उनसे उनको खतरा नहीं हुआ, लेकिन आज इनको कोई बात नहीं है। तो आप लोग क्या साजिश रच रहे हैं? कौन से राजदार हैं कि आप लोग उनकी हत्या की तैयारी करा रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल जी को बताना होगा। और एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं मैं, कि कोई भी मुकदमा हो, कोई भी ईडी सीबीआई की जांच हो, हमारे साथ हमारे आरजेडी के भी नेता आ गए हैं। लालू जी के बारे में अभी बताया, हमारे पुलिस अफसर जो आईपीएस अफसर थे उन्होंने बताया, जमीन के बदले में नौकरी देने का कहाँ लिखा हुआ था? तो उसी की जांच हो रही है। अगर जांच में सच पाया जाएगा, क्योंकि भोला यादव ने कुछ बताया भी है, भोला यादव जेल में थे, उसके बाद जिन लोगों ने पैसे दिए, जमीन दिया है। चलिए आपके तमाम सवालों का जवाब तो यहाँ पर देंगे आजाद गांधी जी, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत कर लें। आजाद गांधी जी, नेता आरजेडी प्रदेश महासचिव बिहार, हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आजाद गांधी जी। आप लोग तो सत्ता में हैं, पहले भी सत्ता में थे, पुराने कई मामले आप पर हैं, जांच होने में क्या समस्या है? क्या कोई नया मामला दर्ज हुआ है? मेरे ख्याल में तो सब पुराने मामले ही हैं सर। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। जोशी जी आऊंगी आपके पास। आप हमेशा गंभीर और अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम लोग एकजुट करते हैं। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सीबीआई का जो केस अभी जो चल रहा है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव एवं उनके तमाम परिवार के सदस्यों पर, ये केस 2006 में सीबीआई ने जांच किया। काफी विपक्ष के सदस्यों ने हल्ला किया, बवाल किया, सत्ता में रहते हुए भी केस सीबीआई में गया और 2 बार गया। मैं जो हमारे तमाम सज्जन बैठे हुए उनको जानकारी है या नहीं है, और सीबीआई ने इस केस को क्लीन चिट कर दिया और खारिज कर दिया कि लालू यादव पर कोई मुकदमा नहीं बनता। जब 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और लालू यादव झुकने का काम नहीं करता, ये हमेशा ये अपने ताकत के बल पर, ईडी के बल पर और सीबीआई के बल पर चाहते हैं कि लोग डिमोरलाइज हो जाए। ये लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा रचना रचे कि आरजेडी के लोग हैं, कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब डिमोरलाइज होकर घर पर बैठे हम चुनाव जीत ले, और इनका दूसरा कोई मिशन नहीं। जब केस क्लोज हो गया तो पुनः आपने केस चालू करवा,
केस किसने सीबीआई को खुलवाने का काम किया? तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। आज जो है 15 ठिकानों पर छापामारी हुई और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ तो उस छापामारी में कहीं कोई बातें नहीं निकली, न कोई सामने बात। ठीक है गांधी जी, अगर कहीं कुछ है ही नहीं, अगर कहीं कुछ है ही नहीं तो दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ है ही नहीं तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? हमको कहाँ दिक्कत है? हम कहाँ विरोध कर रहे हैं छापामारी का? हमने कभी विरोध किया क्या? हम हमेशा हमने सीबीआई को, ईडी को हमेशा हम साथ दिए। विरोध तो हो रहा है, विरोध तो हो रहा है। जिस दौरान सीबीआई के अफसर पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे तो किस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, बाहर खड़े होकर प्रदर्शन किया था? अभी तो मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं बीता, मुश्किल से सर एक हफ्ता भी नहीं बीता है ना। मैडम, जिस दिन सीबीआई की टीम राबड़ी देवी जी के आवास पर गई, मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था। करीब 1.5 घंटा के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को पता चला कि ईडी सीबीआई जो है पूछताछ करने के लिए राबड़ी देवी जी के आवास पर गई है। इसका मतलब हम आपसे आगे हैं। मुझे लगता है इसका मतलब हम आपसे आगे हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ने तो पल पल की हमें अपडेट दी, हमने तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को कि किस तरीके से कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे बाहर, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। रिपोर्टर से भी रूबरू था जी, और वहाँ 3-4 लोग सिर्फ बैठे हुए थे, नीचे बैठ गए थे, एक तरह से धरना का रूप दिए। उन लोगों को जानकारी नहीं थी कि मुद्दा क्या है। ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है, अगर आप कह रहे हैं दिक्कत नहीं है, तो तेजस्वी क्यों कह रहे हैं कि भाई सीबीआई का दफ्तर ही यहाँ पर खुलवा दो? तो ठीक है, तो तेजस्वी जी का कहना सही है। जो दिन रात आप एक ही मुद्दा को लेकर के किसी के घर में परेशान करना, किसी को परेशान करना, दबाव डालना। अभी तो आप कह रहे थे हमें कोई परेशानी नहीं है, अभी तो आप कह रहे थे कोई परेशानी नहीं है, खुद आप कह रहे हैं। जांच का मतलब क्या हुआ कि दिन रात आप तबाह करिएगा? आप जांच का मतलब क्या है कि असेंबली चल रहा है और माननीय उप मुख्यमंत्री जो सदन की नेता है, बिहार विधान परिषद की नेता, उनको जाना है सदन में। अब उसके बाद आप सीबीआई वहाँ जा रही है पूछताछ करने के लिए, ये परेशान करने की बात हुई ना। अच्छा ठीक है, जोशी जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुनिए मैडम, हमारे पास भी कई एजेंसी है जिससे हम इन लोगों को परेशान कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मेरी मंशा इस तरह का गलत नहीं है किसी को। कौन सी एजेंसी है हमें भी बता दीजिए जरा, हमें भी पता लग जाए। अरे आपको नहीं पता कि नहीं सर, हमें तो नहीं पता, हमें नहीं पता, आप बता दीजिए। मेरे पास अपराध अनुसंधान से लेके कई ऐसे एजेंसी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करता है। आप बता दीजिए कि हमारे शासनकाल में या नीतीश कुमार जी जब भी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उनके शासनकाल में ये भारतीय जनता पार्टी के किसी माननीय सदस्यों के यहाँ या मंत्रियों के इस तरह का छापेमारी हमारे सरकार द्वारा की गई है क्या? हम लोग बदले की भावना से काम नहीं करते हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। ये लोग बदले की भावना से काम करें, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी देश एक मूंगफली बेचने वाला तक बोल रहा। परसों जब सीबीआई की छापेमारी जब राबड़ी आवास पर चल रही थी, एक मूंगफली वाला ने कहा कि बताइए इतना परेशान किया जाता है लोगों क्या? यहाँ की जनता जो है काफी भारतीय जनता पार्टी से क्षुब्ध है और ये लोग समझ रहे हैं ये काजी से लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर हो रहा। अच्छा, इस गर्मी के मौसम में भी मूंगफली बेचने वाले बाहर मिलते हैं क्या? मैंने देखे नहीं बहुत दिनों से। छापेमारी करना क्या कोई कानूनी काम है क्या? इस तरह से बदले की भावना ली जाती है क्या? समय लोगों का ठीक है। जोशी जी आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद एक ब्रेक पर जाना है। जी देखिए यशु जी, विपक्ष के जितने नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं 4 नाम आपको बताऊंगा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुले और बिल्कुल क्लीन चिट होने के लिए। और ये वॉशिंग मशीन इन्होंने रखी हुई है, इनकी पार्टी को ज्वाइन कीजिए और गंगा जल रखा हुआ है और पवित्र हो जाएगी। ये मशीन का जो आविष्कार किया है हमारे माननीय मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन से नेता थे। हेमंत बिस्वा जी अभी मुख्यमंत्री है, मुकुल रॉय का, नारायण राणे का, शुभेंदु अधिकारी,
ये दान वाले व्यक्ति थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंत्री में जुड़ते, लॉटरी में जुड़ते एकदम बीच हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा अभी ये भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक, शाही जी आएंगे आपके पास, ब्रेक के बाद आएंगे पर जी। भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसके बेटे को तत्काल जमानत मिल गई है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंडारू लक्ष्मण पूरे केंद्र के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है, इसे हम लोग सब अच्छे जानते हैं और देश में धीरे धीरे समझने लगा है कि इनकी जो बातें हैं वो केवल विपक्ष को किसी प्रकार से खत्म करने की है। ये कांग्रेस मुक्त नहीं, ये चाहते हैं कि सब पार्टियों से मुक्त हो जाए और हम यहाँ पर चलाए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक उस लड़ाई को लड़ते रहे। ठीक है, सही कहा आपने। और कहा भी जाता है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, लेकिन किसने कौन सा मुखौटा पहना है ये तो आप ही लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे। विपक्ष का कहना है कि बदले की भावना की वजह से बीजेपी इस तरह की कार्रवाई करा रही है। और 4 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजाद गांधी जी, जो पार्टियां जांच एजेंसियों के घेरे में हैं, उन पार्टियों के संस्थापक नेताओं के आरंभिक जीवन और आज के जीवन की तुलना की जाए तो अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ये संपत्ति इतनी जो जुटाई गई है, आखिरकार कहां से आई है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी एजेंसी तो गवर्नमेंट का है, जितनी भी एजेंसियां हैं, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ऑल ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंसी है और जिसके संचालक जान ही रहे कि सरकार के बड़े अधिकारी होते हैं, जिसका संचालन सरकार खुद करती है और सरकार के इशारे पर सारी एजेंसियां चलती है। सर, तो शायद आपने मेरा सवाल शायद आपने सुना नहीं, सवाल सुना नहीं या फिर उसको घुमा रहे हैं? नहीं, हम घुमा नहीं रहे हैं। हम यह बोलना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी के लोग हैं, अंबानी और अडानी, कई लोगों का नाम है, जिसमें समझिए कि करोड़ों करोड़ डॉलर्स जो है इंडिया का रिजर्व बैंक का पैसा जो है खा गया लोगों ने बैंक को। उसके लिए हम डिबेट करेंगे सर, उसके लिए हम डिबेट करेंगे अलग से। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा है सर, मैंने जो सवाल आपसे पूछा है उसका सीधा जवाब दे दीजिए कि जो पार्टियां जांच एजेंसियों के घेरे में हैं, उन पार्टियों के संस्थापक नेताओं के आरंभिक जीवन और आज के जीवन की अगर तुलना की जाए तो कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इतनी संपत्ति आखिरकार कहां से आ गई? संपत्ति किसके पास आई है भाई? हम लोग हमेशा, हमारे जो नेता है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा रिटर्न देने का काम करते हैं। सरकार का लेखा जोखा जो देना होता हमेशा निरंतर देते आ रहे हैं और हम हमेशा टैक्स भी, जो गवर्नमेंट को जो टैक्स देना चाहिए था, हम टैक्स भी देते हैं। मेरे पास अपार संपत्ति अडानी है ऐसे तो नहीं है कि मैं जो है तो बैंक का पैसा खा रहा हूँ। मेरे पास गौशाला है, मैं गाय का कारोबार करता हूँ, दूध का कारोबार है मेरा, कई ऐसे मेरा बिजनेस है जो पद पर रहते हुए मेरा धंधा चलता है। उस धंधे से मेरी कमाई 1 नंबर की होती है। जनता के लूट की कमाई जो है विपक्ष का ये काम नहीं है। आज आप देखिए न भाई, सर, जनता ने पट्टी थोड़ी ना बांध रखी है अपनी आंखों पर। जनता को भी सब दिखाई देता है ना, चाहत रही थी, जनता को भी सब दिखाई देता है कि इतना पैसा आखिरकार कहाँ से आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा? आप उन लोगों से तो पूछिए न, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिनका गुजरात में 200 एकड़ का फार्म हाउस है, जो कपड़ों का व्यापार करते थे, फेरी लगाते थे। जब राजनीति के पहले वो फेरी लगाते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन समय पर हम सब नाम आपको गिना देंगे। ठीक है, आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सब पढ़े लिखे हैं, सबको समझ में आता है सब। शाही जी, जवाब तो बनता है।
नहीं, एकदम बनता है। और हमको लग रहा है कि आजाद गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग पैसा लूट के भाग गए, चाहे जो हुए हैं, इसके बदले इन लोगों के नेताओं को अमीर बनने का हक है, तो ये कहना चाह रहे होंगे। मगर उसमें बहुत सी चीजें आई जो केस बंद करने की बात अभी कह रहे थे, उसमें 4-5 मेरे पास लिस्ट में है कि मीसा भारती के नाम पर एक सेल कंसिडरेशन हुआ 2008 में, और 3,70,000 रुपए की, एक 65 लाख रुपए की जमीन उनके नाम आई। काफी नाम है। महुआ बाग के लाल बाबू ने अपनी जमीन 1350 स्क्वायर फीट दे दी, मतलब न किसी 1350 स्क्वायर फीट को छोड़ा और न 6,500 स्क्वायर फीट को छोड़ा। लालू जी ने मीसा भारती के नाम, किसी के नाम, किसी के राबड़ी देवी के नाम, सबके नाम करा दिया। ये केस बंद नहीं हुआ था, इस केस में ये जांच चल रही थी। और अभी आईपीएस साहब हमारे बता कर गए कि लालू जी जो चारा घोटाले में गए थे, उनके घर में 1 रुपया नहीं मिला और वो अभी तक वो बरी नहीं हो पाए हैं। तो ये स्थितियां इस देश में है। और आपने सवाल पूछा है, हम अब आते हैं जरा सा, आपने जोशी साहब बहुत वो आरोप लगाए, 2 आरोपों का 2 जवाब देना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा कि भाई अगर बंगाल में ही हमारे एक जो विपक्ष के नेता हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनकी जांच ममता जी से आप करवा दीजिए, ज्यादा अच्छे संबंध है, आप लोग विपक्ष के हैं, एक साथ ध्रुवीकरण कर रहे हैं। दूसरा, अगर मुकुल राय इतने ही खराब थे जितना आप कह रहे हैं, तो ममता दीदी ने उनको वापस क्यों लिया अपने दल में? न लेती, भाजपा में रहने देती, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में धुल गए थे, इसलिए ले लिया क्या उनको वापस? तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार चाहे जो करे, वो भाजपा का हो, सपा का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, चलिए, कुल मिलाकर आप भी सपा पर आ गए, फाइनली आप भी सपा पर आ गए। जोशी जी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमें घोटालों में सजा दिलाने की जल्दी नहीं है, हम एक एक घोटाले में कार्रवाई करेंगे। तो क्या माने अब आगे आपकी बारी है? चल रही है जो अभी बोलने दीजिए सर, वो भी डिबेट में आए हैं, उनको भी मौका दीजिए। जेपी सेंटर में घोटाले में 3.5-4 करोड़ रुपए का कुछ इधर उधर हुआ है, वो चल रहा है। अभी रिवर फ्रंट घोटाले की जांच चल रही है, उसमें कई लगभग जो है 60-70 लोग आरोपी हैं। ठीक है शाही जी, उनको भी बोलने दीजिए। जी साई जी, बहुत स्वादिष्टता से मैं आपको सुनता हूँ। आशा है कि आप बहन जी को नहीं क्षमा चाहता हूँ। मुझे लगा रेणु जी का सवाल मुझसे है, मुझे लगा कि मुझे क्षमा चाहता हूँ। नहीं, मुझे जो दूसरों से चाहते हैं वो खुद नहीं कर पाते। संगीता जी को बड़ा मजा आ रहा है। एक विषय अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन माननीय उप मुख्यमंत्री की बात आप कह रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसद से बहुजन समाज पार्टी से अपना एक जो संसद का है वो बेच है। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टांगा के तहत जेल में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लखनऊ में जो इन्होंने मकान है उनका, विनय तिवारी का कब्जाया हुआ मकान है, ये इनके कारनामे जो माननीय मुख्यमंत्री, और इनकी यात्रा बताता हूँ मैं आपको, कांग्रेस से होते हुए बसपा से होते भाजपा में इंटर होते, बिल्कुल साफ सुथरे से बेदाग गंगा जैसे पवित्र लबालब हो चुके हैं माननीय पाठक साहब। ये उनका इतिहास है, अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ। मैं राजनीति में भी लगभग 30 साल से मेरे को। चलिए, आपने तो पाठक जी का भी इतिहास यहाँ पर बता दिया, लेकिन संगीता जी, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने तमाम तर्क यहाँ पर दिए, आपके पास अपने बचाव में लाख तर्क हो सकते हैं। बचाव वाले तर्कों का उत्पादन करने के लिए आपने बकायदा एजेंसी रखी हुई है, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको किसी तर्क से नहीं छुपाया जा सकता। जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इसके लिए ट्रेन किया गया है। रेशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एजेंसियां रखी गई हैं उसमें पढ़े लिखे लोग हैं और उनको ट्रेन किया गया है। तो देखिए, ये आंकड़ा भी आपको समझना पड़ेगा कि 3000 केस होते हैं किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है। आप उस आंकड़े को भी उठा के देखिएगा और दोनों आंकड़ों का कंपेयर कीजिएगा। और देखिए, ये माननीय मोदी जी वही मोदी जी है जो पहले सीबीआई ईडी को कोसते फिरते थे और आज इसका दुरुपयोग खुद कर रहे हैं। तो देखिए, दोहरा चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का है। और रेशु जी, सीधी सी बात है, अडानी जी के लिए मुंह में दही जम जाता है, एक शब्द नहीं निकलता। अडानी जी, मित्रता निभाई जाती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मित्रता बखूबी निभाऊंगा। तो वो मित्रता बखूबी निभाई जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय को आदेश देना पड़ता है और 6 लोगों से जांच
कमेटी बनाई जाती है। जो सरकार का दायित्व था वो माननीय न्यायालय को निभाना पड़ता है। तो देखिए, ये इनका चार चरित्र चेहरा है। 20,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स मित्रों के पोर्ट पर पकड़ा जाता है, लेकिन वहां सीबीआई ईडी का छापा नहीं पड़ता। जो लोग देश छोड़कर भाग गए उनको सीबीआई ईडी नहीं पकड़ पाती। तो ये कैसी राजनीति भाजपा कर रही है, जनता रेशु जी समझ रही है और जनता इसका जवाब देगी। आप देखिए, देश जनता बीजेपी की राजनीति को भी समझ रही है और जनता आम आदमी पार्टी की राजनीति को भी समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।